हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु रोहित आरब आपके लिए फिर से एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। मज़ेदार मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये EEE सेकंड का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर बनाया है मैंने। जुलाई 2020 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है आपका एग्ज़ाम जुलाई में है, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। तो मैंने आपको 2019 के पेपर का एनालिसिस करा दिया है, 2018 के पेपर का रियल एनालिसिस करा दिया है, 2017 के पेपर का सुपर एनालिसिस करा दिया है, एकदम मस्त वाला। अब बात करते हैं हम खुद के बनाए हुए। मैंने एक क्वेश्चन पेपर खुद से प्रिपेयर किया है और आप लोगों के सामने मैं उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन पेपर का एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करके भेजेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पहली चीज़, इस क्वेश्चन पेपर में दिया गया एक भी न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया नहीं है, मतलब एज इट इज़ नहीं कराया है, उसके जैसे तो बहुत करा रखे हैं। इसीलिए मैंने पेपर को थोड़ा घुमाने की कोशिश की है और आई होप कि आपको पेपर मज़ेदार लगेगा और पसंद आएगा। हेल्प अगर आपको चाहिए तो हेल्प मैं कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि मेरी बिना हेल्प के इस पेपर में दिए गए सारे न्यूमेरिकल आप मुझे सेंड कर दें। दूसरी बात ये बच्चा, अगर आप सेंड नहीं भी करें ना तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं उन सबको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लेना यार। कोई बात नहीं, आप मत सेंड कीजिए, अगर आपको सेंड करने में कोई इशू है तो आप सेंड मत कीजिए, लेकिन इसमें जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं या जितने भी थ्योरी क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं वो काफ़ी हद तक, बल्कि मेरी माने तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा और हो सके तो न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो सब मुझे सेंड भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके न्यूमेरिकल्स को जस्टिफाई कर सकूँ कि आपने जो न्यूमेरिकल किया है वो सही है या गलत है। ये मैं केवल तभी बता पाऊँगा आपको जब आप मुझे न्यूमेरिकल को सेंड कर दोगे। ठीक है बच्चा, चलिए। तो क्वेश्चन पेपर दिखाने से पहले आपसे मैं दो चीज़ें बताऊंगा। आपको न्यूमेरिकल जितने भी आए या जितने भी ना आए, समझ लीजिए कि आपको ये बगैर देखे करने हैं। ये समझ लीजिए कि ये सभी आपको बगैर देखे करने हैं। कोशिश कीजिए, चाहे तो आपसे आधा न्यूमेरिकल हो, चाहे एक लाइन हो, चाहे 2 लाइन हो, चाहे 4 लाइन हो। पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, इसमें मैं समझा के जाऊँगा। उसके बाद जब आप ये वीडियो देख लो, फिर जब आप ये न्यूमेरिकल करने बैठो तो ये एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करना कि बिना देखे सारे न्यूमेरिकल करो। मतलब बिना बुक या बिना किसी और चीज़ की हेल्प लिए आप ये सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चा, चलिए। तो ऐसी मेरी उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी ज़्यादा मैंने इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल रखे हैं और काफ़ी कोशिश की है कि आपको वीडियो में मज़ा आए और काफ़ी ज़्यादा आसान भी लगे। ठीक है बच्चा, चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चे लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरे लोगों से वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तीसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट पहुंच जाएगा। ओके बच्चा, इन्हीं सब बातों के बाद शुरू करते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 के लिए है। मॉडल क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड बाय रोहित आरब सर। रोहित आरब सर के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चन पेपर है। आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये एक क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ आज। अभी पूरे 8 या 10 दिन बाद हम दूसरा क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊँगा, वो भी मैं खुद ही प्रिपेयर करूँगा और वो भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप इसको, जब तक आप 8-10 दिन हैं, आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बढ़िया करके समझ लो, यहाँ घूस लो अंदर तक, यहाँ पूरा अंदर तक। ठीक है बच्चा, चलिए। टाइम आपको पता है 3 घंटे का टाइम होता है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आप 100 ला सकते हो और आपको पास होने के लिए मिनिमम 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे जरूर। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में फेल ना हों तो आपको 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं तो आपके 100 मार्क्स तक मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं। ओके बच्चा, लेकिन कभी भी आप इस 33 पर नज़र मत रखिएगा, उस 100 पर नज़र रखिएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को खुद से करना घर पे बैठ के, ये मत सोचना कि आप थ्योरी है तो छोड़ दो। थ्योरी भी लिखना बिना देखे जितना लिख सकते हो साफ तरीके से करना, और फिर टाइम टेक करके देखना कि कितने टाइम में आप कर पाए। घर वालों से बोल देना कि मम्मी या पापा जो भी, कि 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आपको छोड़ दें फ्री। जब आप क्वेश्चन पेपर करने बैठे तो टाइम लगा लें, उस 3 घंटे में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए अच्छा ठीक है, इसमें मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या इस चीज़ को? आपसे मैं ऐसे करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जब ये क्वेश्चन पेपर करोगे तो आप 3 घंटे का टाइम लगा लेंगे और कुछ भी उस 3 घंटे के दौरान आप नहीं करेंगे सिवाय इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्या इस चीज़ में मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है? नहीं ना। और नहीं मुझे पता लगने वाला कि आपने ऐसा किया कि नहीं किया। ये आपकी खुद की लॉयल्टी है, खुद की ईमानदारी है, खुद की ऑनेस्टी है। एग्ज़ाम में तो हम देख लेंगे साथ साथ क्या कर रहे हो आप, बाकी यहाँ वो तो आपका रिजल्ट दिखा देगा। कोशिश करना कि कंटिन्यू पेपर सोल्व करो। 3 घंटे का टाइम निकाल देना, बोल देना कि 3 घंटे तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। 3 घंटे का टाइम निकाल के बैठ के और फिर मुझे दिखाओ, आप बिना देखे कोशिश करो, फिर सोचो कि आप किस लेवल पर बिलोंग करते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दो जैसे वीडियो खत्म होगा, वो नहीं। जब आप लगे कि आप सोल्व कर सकते हैं तभी आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है बच्चा, इसका अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बच्चा, चलिए फिर शुरू करते हैं एक नोट के साथ। नोट लिखा है इसमें कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दिए गए सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है। हिंदी में नहीं लिखा है मैंने, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में बनाया है। ना तो हिंदी वालों को कोई परेशानी होगी और ना इंग्लिश वालों को कोई परेशानी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे कैसे लिखा है, कैसे कैसे करना है और कितने मार्क्स का है, पूरी डिटेल आपको दूंगा। मैं सब कुछ दूंगा कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। फिर मैं आपको उसके हिंट भी दूंगा और थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को क्लियर भी कर दूंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि आपसे ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। अगर आप बिना देखे पेपर सॉल्व करके मुझे भेजते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी किस लेवल पर एग्जिस्ट करते हो और आपके कितने मार्क्स आए। ओके बच्चा, अगर आप चाहें तो आप भेज सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हर एक भेजें ताकि मैं आप एग्जिस्ट कहाँ करते हो ये आपको पता लग सके और आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सको। अदरवाइज़ क्या है कि आप कन्फ्यूज़न में ही रह जाओगे कि हमको तो ये आता था, हमको तो ये नहीं आता था, ऐसे आप कन्फ्यूज़न में ही रह जाओगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप मुझे इन क्वेश्चंस को, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा लगेगा और आपका रिजल्ट भी आपको पता लगेगा, ये भी पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हो। पानी यहाँ तक है कि यहाँ तक है, किस सर के ऊपर निकल गया है पानी। ठीक है बच्चा, तो आप मुझे जरूर सॉल्यूशन भेजें। आप ही का फ़ायदा भैया, उसमें हमारा क्या फ़ायदा, आप ही को अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा आप कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम। पढ़ना शुरू करो ऊपर से। मेरा तो बस एक ही काम करना है मेरे लिए, आपको वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना है और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है। आपको ये जरूर बताना है मुझे कि वीडियो कैसा लगा। ओके बच्चा, चलिए
क्या है कि नीचे दिए गए प्लान में 3 हॉर्स पावर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को इंस्टॉल करना है। वाह, अभी तक आपको जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराए वो सारे के सारे 3 फेस की मोटर के थे और एग्जाम में आपको सिंगल फेस की मोटर दे दी। यही तो होता है, यही तो लगता है बच्चों को टीचर ने आसान करा दिया, भारी दे दिया, जबकि मैंने भारी कराए आसान आपको दिया है। अब अगर ये आसान आपको भारी लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। 3 हॉर्स पावर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। माना मोटर की एफिशिएंसी 85% है। चलिए मैंने मोटर की एफिशिएंसी भी दे दी, ईटा की वैल्यू दे दी। पावर फैक्टर 0.8 आ रहे लो, अब तो मैंने पावर फैक्टर भी दे दिया 0.8। तो वायरिंग में यूज़ होने वाले कंडक्टर का साइज बताओ। अब आपको करंट रेटिंग निकालना है, फिर उस करंट रेटिंग के हिसाब से जो आपका केबल आएगा उस केबल की डायमेंशन बतानी है कि ये केबल आया है और आपको इस डायमेंशन का केबल यूज़ करना है। ओके बच्चा, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसको। इंस्टॉलेशन में मैं मार्क कर लेता हूँ, कभी आप कहोगे मार्क नहीं कर रहे सर। इंस्टॉलेशन में लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट बनाओ। पहले आपको केबल का साइज बताना है, फिर आपको इस पूरे क्वेश्चन के पूरे एस्टिमेशन में जो मटेरियल लगेंगे उनकी एक लिस्ट बनानी है। और आप प्लीज़ इतना ही काम करें जितना कह रहा हूँ, लिस्ट बनाएं, कोस्टिंग ना करें। मतलब ऐसे लिखेंगे ना, जैसे कि 30 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC मेन स्विच, क्वांटिटी बस एक, रेट नहीं लिखना है, केवल मटेरियल का नाम और क्वांटिटी लिख के आप मुझे सेंड कर देंगे। ना लेबर कॉस्ट, ना मटेरियल कॉस्ट, ना इमरजेंसी कॉस्ट, ना प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ भी नहीं निकालना है। फिर से सुन लीजिए आप, क्वेश्चन आपके लिए आसान है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स कैरी करता है कि 3 हॉर्स पावर की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को इंस्टॉल करना है, 3 हॉर्स पावर की। एफिशिएंसी दे दी, पावर फैक्टर दे दिया। अब इसके पहले केबल का साइज बताना है, फिर इस इंस्टॉलेशन में लगने वाले सभी मटेरियल्स की लिस्ट बतानी है। केबल साइज तो आप सब लोग बता लोगे और लिस्ट तक भी पहुंच जाओगे। आपको टाइम बचाना है तो उतना ही काम करो जितना क्वेश्चन में कहा गया। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि मटेरियल की लिस्ट बनाओ, ओनली मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है बस। आपको सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी से आगे वाले दोनों ब्लॉक नहीं बनाने, मतलब प्राइस वाला टेबल हमको बनाना ही नहीं, केवल मटेरियल लिस्ट बनानी है, मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो बनाना है बस। क्वेश्चन बहुत आसान, 20 नंबर में। मुझे लगता है जिसको करना आता होगा वो मैक्सिमम 30 मिनट लगाएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से साफ करने में। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे ये क्वेश्चन सेंड करें तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको वाइट पेपर पे होना चाहिए, रफ पेपर पे आप मुझे इसको सेंड ना करें, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, ऐसा इशू नहीं, घर पे प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपका क्वेश्चन चेक करूँ और मैं उसको आप मुझे सेंड करना चाहते हो तो प्लीज़ वो वाइट पेपर पर हो, रफ वाले पेपर पर ना हो। ओके बच्चा, चलिए अब इस क्वेश्चन का थोड़ा हिंट देते हैं। पहली चीज़ तो क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि मकान जो रूम है वो कितना, जो जहाँ मोटर लगानी है वो जगह कितनी बड़ी है, कितने बाई कितने का कमरा है, कितने बाई कितने का कमरे का हॉल है, कितने बाई कितने की वर्कशॉप है, कुछ नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि मोटर कहाँ लगानी है। तो ये तो फायदे की बात है, अरे ये तो भी आपके लिए फायदे की ही बात है यार, नहीं बताया गया तो आप खुद सोच के बताओ। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो फायदेमंद बात है कि आपको अगर नहीं बताया गया है कुछ तो ये तो फायदे की बात है। फायदे की बात कैसे है? फायदे की बात ऐसे है कि अब आपके पास चॉइस है कि आप ये कमरा बना दीजिए और यहाँ मोटर लगा दीजिए, यहाँ मोटर लगा दो, वहाँ जहाँ मन करे वहाँ मोटर लगा दो, जैसे अच्छा लगे वैसे मोटर लगा दो। बस मेरा एक ही कहना है कि मोटर के और दीवार के बीच में 1 मीटर की दूरी जरूर रखना, क्योंकि ऐसा रूल है कि मोटर और दीवार के बीच में 1 मीटर की दूरी होती है। आसान क्वेश्चन, कतई आसान, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है 20 नंबर में। पहली बात तो हमें इसमें कोई कमरा नहीं दिया, तो हम मान सकते हैं खुद से कि हम जो मोटर लगा रहे हैं वो 10 बाई 6 के कमरे में लगा रहे हैं या 8 बाई 6 के कमरे में लगा रहे हैं, वट एवर आप कुछ भी मानो। गेट आपका जहाँ मन करे वहाँ आप गेट मानो, जैसे मन करे जहाँ मन करे वहाँ सप्लाई मानो। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है,
लेकिन सप्लाई ध्यान रखना, सप्लाई जो मानो तो गेट के आसपास ही मानना, जहाँ पे गेट लगाओगे सप्लाई उसके आसपास ही मानना मेन सप्लाई, मतलब जो मेन स्विच लगाने वाले हो वो गेट के आसपास ही आपको लगाना है। ओके बच्चा। उसके बाद मोटर जो लगानी है, मोटर आपका माने भाई मोटर के लिए आप फ्री हैं, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में कोई डायमेंशन नहीं रखी है। मैं आपकी ये माइंड कैपेबिलिटी चेक कर रहा हूँ, देखते हैं कौन कहाँ मोटर लगाता है और कितना एबल हो गया है कौन पेपर देने के। अभी देखते हैं, सब पता लग जाएगा जब आप मुझे क्वेश्चन सेंड करोगे तो बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पर बिलोंग कर रहे हो और कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या कितना आप करने के लायक हैं या कितना आप करने के लायक नहीं है। माइंड एबिलिटी चेक की जाएगी आपकी, अब ये बुद्धिमत्ता आपका चेक की जाएगी, बुद्धिमत्ता कि आप कितने बाई कितने का कमरा लेते हैं और कितने बाई कितने की वो कहाँ पे उसे मोटर लगाते हैं। मैं एक चीज़ जरूर याद दिला देता हूँ, गलत किसी का नहीं होगा। जिसने 15x6 का कमरा लिया उसका भी गलत नहीं, 15x2, 15x1, 15 वट एवर आपने कितने का भी कमरा लिया हो, गलत किसी का नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, गलत किसी का नहीं है। आपने मोटर कहीं भी लगाई हो गलत नहीं है। बस मैं तो चाह रहा हूँ कि जितना हो सके सब डिफरेंट डिफरेंट अपने दिमाग आइडिया चलाएंगे, फिर देखने को पता लगेगा कि कितना कितना कहा किसने कहाँ लगाया। गलत किसी का नहीं, गलत किसी का भी नहीं होगा। जिसने क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किया, चाहे मोटर कहीं भी लगाई, मेन स्विच दरवाजे के आसपास ही रखना, गलत किसी का नहीं होगा, सबका सही माना जाएगा। 3 हॉर्स पावर की मोटर लगानी है, सिंगल फेस। ध्यान रखना सिंगल फेस है, इसलिए यहाँ पर सारे के सारे मटेरियल 250 वोल्ट वाले लगेंगे। वायर भी यहाँ पर आपका 2 निकलेंगे मेन स्विच से, और एक मोटर है इसलिए डीबी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेन स्विच से सीधा मोटर स्टार्टर में चले जाना, मोटर स्विच में चले जाना, फिर मोटर स्विच से मोटर स्टार्टर में, फिर मोटर स्टार्टर से नीचे, फिर मोटर को सप्लाई दे देना। ओके, समझ में आ गया? हाथ खड़े कर दो। चलो फिर 20 नंबर आपके पक्के हो गए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। ओके, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ उसमें आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया है तो। और वैसे इतना मुश्किल तो खैर नहीं था, समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की चॉइस देंगे, मतलब या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए या फिर नहीं अभी कहाँ, अरे नहीं सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको इसका नक्शा बना दिया है बच्चे, नक्शा बना दिया है इसका। चलिए नक्शा तो वैसे मैंने बना दिया है, लेकिन आप चाहो तो अपना खुद से नक्शा भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने नक्शा बनाया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि मैंने इसका नक्शा नहीं बनाया, बस इतने में काम करना है ना, कोई बात नहीं। नक्शा बना दिया तब तो आपके लिए और भी आसानी है। ये मेन स्विच रहा, यहाँ से सप्लाई ऐसे करके ऐसे मोटर दे दो, बस दैट्स ऑल। ये यहाँ से ऐसे घुमा के ऐसे मोटर को सप्लाई दे देना, बस ये इतना काम करना है आपको, ठीक है। नहीं गेट वेट सब बना हुआ है। छत, इसकी छत की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, सीलिंग कितनी है, जबकि आप चाहो तो मान सकते हो, लेकिन उसमें ज़रूरत ही नहीं सीलिंग की हमें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मिल गया, प्लान भी मिल गया, 20 नंबर का था, पूरे कर लेंगे। और अब इसकी चॉइस सुन लीजिए, और यहाँ तो या तो ये वाला कर लीजिए पावर वायरिंग वाला, या फिर ये वाला कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ेंगे। नीचे लिखा है बच्चे, पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है। चलिए पहले आपको थोड़ा सा कम से कम आधे पेज का इसमें पोल माउंटेड सब स्टेशन के बारे में लिखना है। क्या लिखोगे आप जानो, आपको पता है पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है। पोल माउंटेड वाला जो वीडियो है उसमें डिटेल में समझा दिया है। इनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हिंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, हिंट के लिंक, जो हिंट हैं उनके हिंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। लेकिन एग्जैक्ट वीडियो तो नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन करा ही नहीं है, ये है ना। क्वेश्चन देखिए कि एक पोल माउंटेड सबस्टेशन क्या होता है। ओके, थोड़ा सा आधा या एक पेज में पोल माउंटेड सबस्टेशन के बारे में लिख देंगे। एक पोल माउंटेड सबस्टेशन 150 kVA 11/0.4 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज सबस्टेशन में आने वाली लागत बताओ। सही है भैया, 150 kVA का 11/0.4 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज सबस्टेशन लगाना है। इस सबस्टेशन में आने वाली कॉस्टिंग
इसमें बतानी है कॉस्टिंग। पीछे वाले इंटरनल वायरिंग में, वो पावर वायरिंग में आपको केवल मटेरियल लिस्ट बनानी थी। इस वाले में पोल माउंटेड वाला अगर आप क्वेश्चन पावर वायरिंग का नहीं करते हो, पोल माउंटेड का न्यूमेरिकल करते हो 20 नंबर का, तो इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, इसको में आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, साथ में कॉस्टिंग भी करनी पड़ेगी। मतलब पोल जैसे लगे, पोल लगे, इंसुलेटर लगे और एलटी सर्किट ब्रेकर, ये जो भी लगाना लगा के उनके आगे उनके प्राइस भी लिखने पड़ेंगे। फिर आपको मटेरियल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, फिर लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर इमरजेंसी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। लेबर कॉस्ट रहती है 25% सब स्टेशन में, इमरजेंसी कॉस्ट रहती है 5%। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड इमरजेंसी कॉस्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके बच्चा, समझ में आया होगा, ऐसी होप है। बच्चे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, ध्यान रखना 150 KB का है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाओ यार। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है। और कमेंट जरूर चाहिए। अरे यार अच्छा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करो फिर, ठीक है बच्चा। चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, चॉइस के साथ था। एक क्वेश्चन था, एक की चॉइस थी, दोनों में से कोई भी आप कर सकते थे। या तो आप पावर वायरिंग वाला कर सकते थे, या आप पोल माउंटेड सब स्टेशन वाला कर सकते थे। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी के साथ अब आगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके सामने स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा शायद। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्लान में निम्नलिखित पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वायरिंग कीजिए, ठीक है, और उसमें लगने वाली टोटल कॉस्ट बताइए। चलिए, इसका मतलब बरामदा, हॉल, रूम लिखा है, तो ये इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन है, ये इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन है और पूरे 30 मार्क्स का है भैया, 30 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे कोई प्लान दिया है, आगे प्लान दिया होगा, पॉइंट ये दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उस प्लान में आपको वायरिंग करनी है और ये बताना है आपको वायरिंग में कि कितनी लागत लगेगी, यानी कि आपको कॉस्टिंग भी करनी है, प्राइस भी लिख करके चलनी है। ओके बच्चा, चलिए, ऐसी उम्मीद कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बरामदे में एक बल्ब लगना है, लैंप का मतलब बल्ब, लैंप का मतलब है यहाँ पर बल्ब, एक बल्ब लगना है, ट्यूबलाइट कुछ नहीं, फैन कुछ नहीं, सॉकेट कुछ नहीं। बरामदे में केवल एक बल्ब लगना है, बाकी कुछ नहीं लगना। हॉल होगा कहीं पे, अभी आगे देखेंगे। हॉल में एक बल्ब लगना है, एक ट्यूबलाइट लगनी है, 2 पंखे लगने हैं और एक लगना है 5 एम्पियर का सॉकेट। ये हो गया आपका हॉल के इक्विपमेंट्स। रूम 1 होगा कहीं भी, देखेंगे रूम 1 कहाँ पर है। एक बल्ब लगना है, एक ट्यूबलाइट लगनी है, एक फैन, सॉकेट नहीं। रूम 2 में भी एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक फैन। चलिए, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ, वीडियो को पॉज कर दो और इस पूरे टेबल को याद कर लो, पूरे टेबल को याद कर लो कि क्या क्या लगने वाला है। कर लिया याद? 1 मिनट खत्म। इतनी जल्दी खत्म होता है हमारा 1 मिनट इससे भी जल्दी खत्म होता है कभी कभी, तो आप लकी हो, आपको इतना टाइम मिल गया। ठीक है, ये प्लान है बच्चे। बरामदा 5/2 मीटर का, रुक जाओ, बरामदा 5/2 मीटर का, हॉल 5/4 मीटर का, रूम 2 5/3 मीटर का, रूम 4/3 मीटर का, रूम 1 4/3 मीटर का। ये आपकी डायमेंशन है और इसकी हाइट ऑफ सीलिंग आप जो मन करे वो मान सकते हो, अपने खुद से मानना है। 3 मीटर मान लेना, अच्छा रहेगा। बाकी आपका मन, कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको 3 मीटर ही मानना है, जैसे आपका मन करे आप वैसे इसको मान सकते हैं। यू आर टोटली फ्री टू कंसिडर हाइट ऑफ सीलिंग। ओके बच्चा, चलिए, अब जो टेबल मैंने आपको याद कराई थी अभी जस्ट 1 मिनट पहले, ये तो उसको भुलाने के लिए था, अब आप भूल चुके हैं। अब बताइए बरामदे में क्या लगा था, मैं बताता हूँ फिर आप देख के चलिएगा। यहाँ सेट कर लिया करो एक ही बार में चीज़ को, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको टेबल एग्जाम में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। आप 1000 बार टेबल देखते रहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आपके माइंड में सेट होगा, आपका टाइम बचेगा बस। बरामदे में लगाना है एक बल्ब,
एक बल्ब। हॉल में लगाना है एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट और दो पंखे। आप बिल्कुल टेबल चेक कर सकते हो, जब मन करे तब टेबल चेक कर लो आप। एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, दो पंखे। रूम 1 में लगाना है एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक पंखा, कोई सॉकेट नहीं। और हॉल में एक सॉकेट भी लगाना था, ध्यान रखना। हॉल में जो है एक 5 एम्पियर का सॉकेट भी लगाना था, लेकिन रूम 1 में कोई सॉकेट नहीं, रूम 2 में कोई सॉकेट नहीं। जो जो मटेरियल रूम 1 में लगा था वही वही मटेरियल रूम 2 में भी लगाना है। रूम 1 में क्या लगा था? एक बल्ब, एक फैन और एक ट्यूबलाइट। रूम 2 में बल्ब यानी कि लैंप, ट्यूबलाइट और फैन। हॉल में बल्ब, ट्यूबलाइट, दो फैन और एक सॉकेट। बरामदे में ओनली 1। यहाँ आप लोग भी यही फिट कर लिया करो एक ही बार में, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक है बच्चा, चलिए फिर अगर आप सोचते हो कि आपने फिट कर लिया, चलो फिर बिना देखे क्वेश्चन करना। आप ये प्लान भी फिट कर लो। कर लिया प्लान भी फीड? मैं प्लान भी फीड कर चुका हूँ, ये देखो हो गया पूरा प्लान फीड। ठीक है बच्चे, आप में और मुझ में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन इतना फर्क नहीं हो सकता क्योंकि आप तो मुझसे भी ज़्यादा कैपेबल हो, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम देना है भाई। मुझे तो केवल आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, मेरे तो किसी एग्ज़ाम में आने वाला नहीं। आपको तो एग्ज़ाम देना है, तो आप तो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको वायरिंग प्लान मिल गया। एक बार देख लेते हैं इसकी चॉइस भी है कि नहीं है। नहीं, दिस इज कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसकी कोई चॉइस नहीं। 30 नंबर का है, आपको करना ही पड़ेगा। अब फंस गए अब तो करना ही पड़ेगा भैया। अब अगर चाहते हो आपके 90+ मार्क्स आए, अब दिखाओ अपना एफर्ट कहाँ है। यही टाइम है जब आप अपना बेस्ट देंगे। और बस मेरे कहने से तो आपको एक ही काम करना है कि आपको बिना देखे क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप देख के भी करते हैं तो मुझे थोड़ी ना पता लगने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बिना देखे क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, मुझे अच्छा लगेगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आप बिना देखे क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे फिर उसे मुझे सेंड करेंगे तो। और बस जैसे एग्जाम देते हैं वैसे ही बैठना है यार। आपको टेबल चेयर लेकर प्रॉपर एकदम बिंदास पूरा 3 घंटे के टाइम बोल देना कि डिस्टर्ब 3 घंटे तक बिल्कुल नहीं होना है। आपको बोल दो कि मेरा पेपर है, 3 घंटे तक पेपर दे रही हूँ मैं, बस बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कैसा आ गया? 3 कहाँ है? 5 6। अरे बच्चा ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखा मैंने, सीधा 4 लिख दिया है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अब। वो तो 30 नंबर का था, फिक्स हो गया भैया 30 नंबर का फिक्स। कितने नंबर का पेपर हो गया? 30 नंबर का इंटरनल वायरिंग वाला और 20 नंबर का पावर वायरिंग वाला था चॉइस के साथ। तो कुल मिला के 50 नंबर का पेपर आपका निपट गया। 50 और बच्चे उनको कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए 150 केवीए का लोड कैरी करने के लिए एक नई एलटी ओवरहेड लाइन का एस्टिमेशन कीजिए। ओके, जिसकी लंबाई 750 मीटर है। ओके, दो पोल के बीच की दूरी 75 मीटर है। मार्क कर देता हूं। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? दो पोल के बीच की दूरी 75 मीटर है। इसमें लगने वाले मटेरियल की लिस्ट बनाओ। सबसे पहला ध्यान आपको यही देना है कि इस क्वेश्चन में हिंट क्या है वो तो देखते रहेंगे। हिंट क्या है वो देखते रहेंगे। पहले देखो कि करना कितना है, टाइम कितना लगेगा। केवल लिस्ट बनानी है, टाइम काफ़ी कम लगेगा। केवल लिस्ट बनानी है, कॉस्टिंग आपको नहीं करनी है इसमें। तो आप प्लीज़ अपनी होशियारी अपने पास रखें, कॉस्टिंग ना करें एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में जब आपसे पूछे कि सामग्री की सूची बनाओ, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल्स, तो आपको केवल लिस्ट ही बनानी है बच्चे। अगर वो एग्ज़ाम में आपसे कहे कि कॉस्टिंग भी बताओ, मतलब पैसे भी बताओ कितना खर्च आएगा, तब आपको ये करना है
कि आपको लिस्ट के साथ साथ उसका प्राइस भी लिखना है, अदरवाइज आपको उसका प्राइस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके ओके, क्वेश्चन सुनिए फिर। 150 kVA पावर दे दी है यहाँ पे, लोड कैरी करने के लिए नई LT, क्या लिखा है LT, LT लाइन जो होती है वो 400 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है? 400 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू आ गई, पावर की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम करंट की वैल्यू पहले निकालेंगे। करंट की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम उस करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ओवरहेड कंडक्टर का साइज पता करेंगे। अब जब हमने ओवरहेड कंडक्टर का साइज पता कर लिया, फिर हम ओवरहेड कंडक्टर की लेंथ पता करेंगे, फिर अर्थिंग वायर कंडक्टर की लेंथ पता करेंगे। अजप्शन में ये भी क्लियर कर देना कि इसमें स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है या नहीं है, वो अजप्शन में क्लियर कर दिया करो। कितने वायर वाली लाइन है ये भी क्लियर कर दिया करो। उसके बाद इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ मटेरियल्स में केवल 3 पॉइंट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल एंड क्वांटिटी, प्राइस वाला सारा कॉलम हटा देंगे, केवल लिस्ट बनाने पे ही हमारा क्वेश्चन फिनिश। ओके, मजा आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? कितने मार्क्स का है नीचे देखो जरा, दिख रहा हो तो 15 नंबर, पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन है भैया। और इसकी चॉइस भी दे रखी है, इसकी चॉइस भी है, आप चाहो तो ये वाला कर लो या चाहो तो ये वाला कर लो, चाहो तो वो कर लो, चाहो तो ये कर लो। ये क्या है? ये है कि और लिखा है ना, और देखो ऊपर लिखा है और, तो 15 नंबर की चॉइस के साथ है और लिखा है कि निम्नलिखित को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉलोइंग्स। हमें नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। 15 नंबर का है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब 5 नंबर का 1 पॉइंट हो गया, लेकिन है 15 नंबर का पूरा ओवरऑल। पहला पॉइंट टेंडर, दूसरा पॉइंट फीचर्स ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तीसरा पॉइंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट। टेंडर और फीचर्स ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो आपको मैं पूरा वीडियो बना के समझा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो जाकर देख लेना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने खुद से आपके लिए टेस्ट की तरह छोड़ दिया है, ताकि कुछ दिमाग तो जगह ही लो अपना। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो उस क्वेश्चन के मुकाबले में ये ज़्यादा आसान लग रहा है, और इस ओवरहेड लाइन को लगाने से अच्छा कि ये तीनों के तीनों थ्योरी पॉइंट लिख लिए जाएं, है ना? अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे, जहाँ तक मतलब सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ चुके होंगे कि उस ओवरहेड लाइन के क्वेश्चन को करने से बेटर है ये थ्योरी पॉइंट लिख लो। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठा होता तो मैं वो न्यूमेरिकल ही करूँगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर एग्जैक्ट मिलने के चांस हैं। दूसरी चीज़, वो 15 नंबर का एक न्यूमेरिकल है और ये 5-5 नंबर के 3। अगर उसने तीनों में भी एक नंबर काट लिया, थ्योरी में 4-4 नंबर भी दिए, तीनों में 4-4 नंबर भी तीनों में अगर दिए उसने, तो आपके 12 नंबर बैठे। और वहाँ उसने अगर न्यूमेरिकल में एक नंबर काटा 15 में से, तो आपके 14 तो वैसे ही आ गए। हु इज़ द बेटर चॉइस? न्यूमेरिकल ही करो, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। अगर आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, तब आप इसकी तरफ रुख कीजिए, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज़ कि आपको मैं ये पूरा करा चुका हूँ बच्चे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ, लाइन वाला, ओवरहेड लाइन वाला, उसमें आपको करंट खुद से निकालना है भैया। ऐसा कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं कराया, लेकिन आप सीखोगे कब? सोल्व करके दो, ध्यान रहे एक ही बात मैं कह रहा हूँ, बिना देखे सोल्व करना है बस। चाहे न्यूमेरिकल आधा हो, पूरा हो, कुछ भी हो, पहले जितनी तैयारी कर ली है पूरी तैयारी कर लेना। एक बार पेपर सोल्व करने बैठो तो ये नहीं कि एक ही न्यूमेरिकल कर रहे हो, पूरे पेपर को कंटिन्यू सोल्व करना। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरी EEE करनी आ गई और आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो बेटा आप 3 घंटे में 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे और लटक जाओगे बस। तो चाहते हो कि आप 3 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पाओ, जितने कि आपको करने हैं, तो आप अभी नहीं, मतलब जब आपका मन करे, जब आप लगे कि आप तैयार हो गए हैं, तब इस क्वेश्चन पेपर को करना है, बिना देखे करना है और कंटिन्यू करना है। जब तक वो क्वेश्चन पेपर आपका ख़त्म नहीं हो जाता, आप हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, पानी पीने भी नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम में पानी पीने की छूट होती है, यहाँ पानी पीने की भी छूट नहीं है। 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे कंटिन्यू। रही बात सीट की,
तो आप शीट पर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सारा का सारा क्वेश्चन पेपर वैसे भी वाइट पेपर पर करने वाले हो पूरा सोल्व, तो वहीं पर डायग्राम बना देना। लेकिन पूरा ये नहीं कि रफली बना रहा हूँ डायग्राम, एज इट इज़ बनाना है। एज इट इज़ 3 घंटे में क्या आप ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं? अगर आप 3 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं तभी अपने आप को एग्जाम के लायक मानना, अदरवाइज मत मानना। ध्यान से सुन लो, 1 मिनट, ध्यान से सुन लो ये बात कि अगर आप 3 घंटे में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बिना देखे कंटिन्यू सोल्व कर सकते हो तभी आप अपने आप को एग्जाम के लायक समझना, और ये सोच कर चलना माइंड में कि हाँ आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पेपर पूरे 3 घंटे में सोल्व नहीं हो रहा है मतलब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर लो 2-3 दिन इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने बैठना। बस इतना है, जब भी बैठो करोगे कंटिन्यू और प्रॉपर जैसे एग्जाम दे रहे हो वैसे ही लिखोगे, साफ साफ राइटिंग इफेक्टिव। और मैं देखता हूँ किसके कितने मार्क्स आते हैं, जो जो मुझे सेंड करेंगे मैं सबको उसके मार्क्स बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पर 5 लिख गया है, एक नंबर मिस हो गया ना इसलिए 3 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पीछे 15-15 नंबर के 2 थे, इसमें से एक करना था। तो क्वेश्चन पेपर हो गया हमारा 65 नंबर का। अब बचे 35 नंबर और ये 20 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी वर्कशॉप को 25 किलोवाट का सर्विस कनेक्शन देना है। अरे वाह, इतना आसान। डिस्ट्रीब्यूशन पोल व वर्कशॉप के बीच की दूरी 25 मीटर है। ठीक है भैया, ओके। इसमें आने वाली लागत बताओ। चलिए तो इसमें आने वाली लागत बताते हैं। देखिए ऊपर, कैमरे को इधर खिसका लेते हैं, इतने उसकी बात कर रहे हैं ताकि आपको सही से चीज़ समझ में आ सके। ऊपर लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर कि किसी वर्कशॉप को 25 किलोवाट का कनेक्शन देना है। डिस्ट्रीब्यूशन पोल के और वर्कशॉप के बीच का डिस्टेंस भी बता दिया है। आने वाली लागत बतानी है, यानी कि आपको कॉस्टिंग करनी है। कितने लोग कह रहे हैं कि इसको कर लेंगे? हाँ आप कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है और 20 नंबर आपके पास थोड़े टाइम लेने के, बाकी फ्री में 20 नंबर मिल रहे हैं। करना क्या है, आपको बता रखा है मैंने कि 25 किलोवाट या 25 किलोवाट से ऊपर के सारे कनेक्शन अंडरग्राउंड केबल द्वारा किए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी अंडरग्राउंड केबल द्वारा ही करोगे। ओके, उससे क्या है कि ये अंडरग्राउंड लाइंस और अंडरग्राउंड केबल दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आप करके दिखाएंगे मुझे। 25 मीटर दूरी है, अंडरग्राउंड केबल, पोल पे से सप्लाई उतारेंगे, फिर ज़मीन में घुसेंगे, फिर वर्कशॉप के पास तक लेके आएंगे, फिर 1.5 मीटर ऊपर एनर्जी मीटर लगा करके कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? 20 नंबर रखे हुए मिल गए, ऐसे ही कर डालना जब आप करने बैठो। लेकिन करना तभी जब पूरा क्वेश्चन पेपर साथ में। और लिखा है यहाँ पे, तो या तो ये कर लो या फिर ये वाला कर लो। नीचे वाला पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला तो काफ़ी आसान लग रहा था, नीचे वाला देख लेते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं अगर होता तो कौन सा क्वेश्चन चूज करता। बाकी आपका मन है, कोई सा भी चूज करो, कोई इशू नहीं है ऐसा। क्वेश्चन इसकी चॉइस में है कि अर्थिंग से आप क्या समझते हो। ये देखिए, अर्थिंग से आप क्या समझते हो। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ पॉइंटर को। अर्थिंग से आप क्या समझते हो, ओवरहेड लाइंस में किस प्रकार की अर्थिंग की जानी, अर्थिंग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्लेट अर्थिंग का IER के अनुसार क्लियर डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, 20 नंबर में है पूरे। पहली चीज़ पूछी गई कि अर्थिंग से आप क्या समझते हो। अर्थिंग के डेफिनेशन और प्रकार इसमें लिख देंगे कि किसी भी मशीन के नॉन करंट कैरिंग पार्ट को डायरेक्टली वायर या स्ट्रिप के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर देना अर्थिंग कहलाता है। 4 प्रकार की होती हैं, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। लिखा है कि किस ओवरहेड लाइंस में किस प्रकार की अर्थिंग का यूज़ करना चाहिए। ये आपके लिए मैं असाइनमेंट के तौर पर छोड़ दूँ, खुद से पता लगा के बताओ
कि ओवरहेड लाइन में कौन सी वाली अर्थिंग का यूज़ करना चाहिए और क्यों, रीज़न भी बताना पड़ेगा साथ में। उसके बाद IER के अनुसार प्लेट अर्थिंग का आपको क्लियर डायग्राम बनाना है, एकदम क्लियर। 20 नंबर में इतना काम आपको करना है। पूरा बता रखा है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? आपको सबको अर्थिंग आती है ना? जिसको नहीं आती लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा, केवल हिंट के तौर पर है, बाकी तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अर्थिंग वाले क्वेश्चन को 90% लोग नहीं छुएंगे, क्योंकि 90% लोगों को ऊपर सर्विस कनेक्शन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आता है। ठीक है बच्चा? तो जिन लोगों को वो सर्विस कनेक्शन और न्यूमेरिकल करना नहीं आता या जरा भी डाउट है, वो अर्थिंग को छू लें। अर्थिंग में डायग्राम है, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन आता है आप उसी को करें। न्यूमेरिकल है, नंबर कटने के कम चांस हैं, आपके अच्छे नंबर आने के ज़्यादा चांस हैं। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? लाइक करो यार, फिर मज़ा लेते रहोगे। लाइक नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है फिर? ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसा लगा। अब मेरी चॉइस, मैं क्यों अर्थिंग वाला क्वेश्चन छूँगा थ्योरी, जब न्यूमेरिकल को मैं डायग्राम बनाने में मुझे केवल उस डायग्राम को बनाने में इतना टाइम लग जाएगा, इतने टाइम में मैं इस पूरे वर्कशॉप वाले सर्विस कनेक्शन को कर सकता हूँ। तो आई शुड आई, मैं नीचे वाला क्यों करूँगा भाई, ऊपर वाला करूँगा। मैं तो मतलब मैं केवल अपनी चॉइस दे रहा हूँ, आपकी अपनी खुद की चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। ध्यान रखें, दोनों ने आपको केवल वैसे ही करना है, सिर्फ पेपर में करना है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, लेकिन मुझे सोल्व करके केवल दोनों में से एक भेजना है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर पेपर की तरह। ठीक है बच्चे? चलिए, ओके, तो इसी के साथ हमारे पास 85 नंबर का पेपर खत्म हो गया, 85 मार्क्स का। 85 मार्क्स का पेपर इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है। मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। 85 नंबर तो आपके आ चुके हैं अभी तक, और आपको लगता है कि आप 85 नंबर चाहते हैं, तो आपको जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं सॉल्यूशन भेजिए, हम बताएंगे आपको कितने मार्क्स आते हैं, आपके कितने नहीं आते। बस रिक्वेस्ट एक ही है, प्लीज़ जब करने बैठो तो बिना देखे करना और कंटिन्यू करना, रोक रोक के मत करना बिल्कुल भी। चाहे कोई भी रीज़न हो, रुकना नहीं है। आप पहले से पहले बोल के रखना घर वालों को अपने, या जिसको बोलना है, कि पहले 3 घंटे तक नो डिस्टर्बेंस। ओके बच्चा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर स्क्रीन पर देखो आप, किन्हीं 3 के बारे में लिखो। ओके, यहाँ पे 4-5 पॉइंट होंगे, उनमें से 3 के बारे में लिखना है, और 3 गुणा 5 15 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि एक पॉइंट के, एक हेडिंग के बारे में 5 नंबर का है लिखने के लिए, थ्योरी क्वेश्चन में। चॉइस काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 में से 3 के बारे में लिखना बहुत चॉइस है। हाँ, यानी कि 25 नंबर में से 15 नंबर का अटैम्प्ट करना है आपको। पहला देख लेते हैं, पहला क्या है। पहला अगर आप देख पा रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ओवरहेड लाइंस में लगने वाला मटेरियल। क्या देखने को मिल रहा है आपको? ओवरहेड लाइंस में लगने वाला मटेरियल्स। पहला 5 नंबर का क्वेश्चन, हेडिंग है ओवरहेड लाइंस में लगने वाला मटेरियल के बारे में आपको लिखना है। नाम लिखने बस उन सबके, क्या होता है, लाइन सपोर्ट, क्रॉस आर्म क्लैंप, बायर, अर्थिंग बायर, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, बारबेड वायर्स, ये वो ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ाई रखा है। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं ना, आप कर लेंगे। ओके, अगर आप कर लेंगे तो भैया आपके 5 नंबर भी हम इधर से दे देंगे। अगर आप करके मुझे सेंड करेंगे तो आपको बता दूंगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। दिस इज योर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बालक, समझे? जिसमें चॉइस मिल रही है, आप घर बैठ के कर सकते हो। ध्यान रखें, अगर आप मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर सही भी सेंड कर देंगे देख दाख के कहीं से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस बात से, क्योंकि रिजल्ट में तो मैं चेक नहीं करूँगा कॉपी आपकी। क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करना है, सॉल्यूशन सेंड करना है आपको, प्लीज़ बगैर देखे सेंड कीजिएगा। हेल्प जब तक आपको ना लगे कि आप प्रिपेयर हो गए, आप तो करने मत बैठना। लेकिन जब आप करने बैठ जाओ, तब आप उस पूरे क्वेश्चन पेपर को, जितना आपसे आता हो, 50 नंबर का, 60 नंबर का, 70 का, 80 का, 90 का या 100 का, जितना आपसे आता हो उतना क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व करना है एक ही बार में, और मुझे सेंड करके आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके आंख सबको बता सकूँ। अगर आप मुझे सेंड नहीं भी करेंगे, आपको खुद अपने कितने पानी में है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके बच्चा,
एक पॉइंट हो गया खत्म हमारा, 5 पॉइंट हैं ऐसे ऐसे, इसमें से 3 के बारे में हमको लिखना। दूसरा पॉइंट देखिए, पावर वायरिंग में लगने वाले मुख्य उपकरण व युक्तियां। अरे वाह, पावर वायरिंग में से बहुत पूछा जा रहा है भाई, पावर वायरिंग ज़्यादा प्रश्न आगे लग रहा है हमें। चलिए कोई बात नहीं, पावर वायरिंग में से बाकी में बहुत पूछा जाता है। पावर वायरिंग में लगने वाले मुख्य उपकरण में युक्तियां, मतलब द मेन कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस यूज्ड इन पावर वायरिंग। इंग्लिश में इसका मतलब है द मेन कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन पावर वायरिंग, उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। अगर आपको याद हो और आप चैनल के डेली व्यूअर हैं, स्टूडेंट प्रॉपर आप डेली वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक हो, इसी चैनल पर पॉलिटेक्निक स्टडी पर आपके पावर वायरिंग का डिवाइस एंड कंपोनेंट्स के नाम से एक वीडियो डाल रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे क्या क्या लगते हैं वहाँ पे, मेन स्विच लगते हैं और बोर्ड लगते हैं, मोटर में मोटर स्टार्टर का बोर्ड लगता है, मोटर स्विच लगता है, डीबी लगता है, कंड्यूट लगती है, कंड्यूट कपलर लगते हैं, सॉकेट, कंड्यूट बैंड, लॉक नट, बुशिंग, शैडल, निप्पल। बस काफ़ी है, ये लिख के भी नहीं आपको अब। करो, ठीक है, करो, करके दिखाओ। इनके ध्यान रखना, इनके बारे में केवल नाम मत लिखना, थोड़ा थोड़ा लिख भी देना इनके बारे में। ऊपर वाले में नाम लिखने काफ़ी है, लेकिन नीचे वाले में थोड़ा थोड़ा लिख भी देना। 5 नंबर काफ़ी बड़े होते हैं यार, कम से कम 1 और 1 2 पेज पर तो लिखा हुआ ऐसे करके, तभी तो 5 नंबर देगा कोई आपको, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट देखो नीचे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग। वाह, अर्थिंग का वहाँ 20 नंबर का और यहाँ 5 नंबर का, फिर से क्या बात है भाई, ऐसे ही आना है पेपर। ये जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही वहाँ पे कोई इंसान बैठ के बना रहे होंगे 2-4 मिलके, तो जितना दिमाग उनके पास है थोड़ा बहुत कम सही, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। पेपर तो सिलेबस में से बनाएंगे ना, इससे अलग पेपर नहीं आएगा कभी भी। ध्यान रखो, ऐसे ही पूछा जाता है। 25-25 नंबर की अर्थिंग, 25-25 नंबर की पावर वायरिंग, 30-30 नंबर की वायरिंग, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, सब स्टेशन, यही सब पूछा जाता है भैया, और कुछ नहीं पूछा जाता। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उनके बारे में आप एक पेज पर एडवांटेज लिख देना बड़े बड़े, एक पेज पर डिसएडवांटेज लिख देना बड़े बड़े, और आपको 5 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। लिखना साफ साफ एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त, ठीक है। चलिए, आपको आता हो तो सेंड करिएगा, ना आता हो तो आगे वाली चॉइस आपके लिए है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे क्या है, अंडरग्राउंड लाइंस में केबल निर्धारण कैसे किया जाता है। वाह, 5 नंबर में टेबल बनानी है भैया आपको। 5 नंबर में आपको ये बताना है कि अंडरग्राउंड लाइंस में केबल रेटिंग किस प्रकार डिफाइन की जाती है। आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि यहाँ कौन सा वाला केबल यूज होगा। ध्यान रखना, आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि यहाँ कौन सा वाला केबल यूज होगा अंडरग्राउंड लाइंस में। ध्यान रखो, केवल अंडरग्राउंड लाइंस में करना क्या इस क्वेश्चन में। पहली बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना नेक्स्ट वाला जो पेपर मैं खुद लेके आऊँगा उसमें मैं आपको ये भी नहीं बताऊँगा क्या करना है। बस क्वेश्चन पेपर छाप दूंगा 10 मिनट में और आप करके मुझे सेंड करेंगे बस। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ साथ में कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें आपको वो टेबल बनानी है, वही पहले आपको थोड़ा थ्योरी लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि पहले हम पावर को वोल्टेज से डिवाइड करते हैं और फिर हमारा करंट निकल के आता है, फिर करंट के अकॉर्डिंग हम केबल साइज पता करते हैं, जिसके लिए टेबल निम्नलिखित है और वो टेबल आप बनाओगे भैया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट है आपका, अरे फिर से पावर वायरिंग। चलो भाई, पावर वायरिंग वाकई में ज़्यादा पसंद आ गई है। लेकिन आता है पावर वायरिंग में तो बहुत पूछा जाता है। लिखा है कि पावर वायरिंग से रिलेटेड कोई 10 रूल्स इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का उल्लेख करो। मतलब डिस्क्राइब एनी 10 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रिलेटेड टू पावर वायरिंग कर सकते हैं। जैसे हर मोटर के लिए अलग सर्किट जाता है, मोटर स्विच व स्टार्टर 1.5 मीटर ऊपर लगा होता है, उसका HR जो है वो 1.5 मीटर हो सकता है या 2.5 मीटर हो सकता है, मोटर दीवार से 1 मीटर दूर लगी होती है,
और हर मोटर के लिए अलग सर्किट अलग नली में लेके जाया जाता है। ये सब रूल्स हैं। ऐसे ऐसे आपको 10 रूल्स का डिस्क्रिप्शन देना है, बड़ा बड़ा, कम से कम 1.5 पेज तो भर ही जाना चाहिए, 1.5 पेज। अगर आप मेरी चॉइस पूछते हैं इन 5 में से मैं कौन कौन से 3 करूँगा, तो एक तो मैं पावर वायरिंग वाले रूल्स करूँगा, और एक पावर वायरिंग वाले डिवाइस करूँगा, और एक ओवरहेड लाइन में लगने वाला मटेरियल करूँगा। अर्थिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को छोड़ दूंगा, और टेबल को तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा भैया, वो तो छूंगा ही नहीं टेबल को, क्योंकि उसमें गलती होने के बहुत चांस है, लेकिन चॉइस के साथ है इसलिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट इस पूरे पेपर को प्रिपेयर करके मुझे सेंड करने के लिए। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। बाकी जितनी 20 होती है सब आपके लिए है। करके दिखाओ ये पेपर, फिर बताना कितने नंबर आए आपके। ठीक है बच्चा, कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। अब 2-4 बातें सुन लीजिए। क्या लिखा है इसमें कि सेंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ माय व्हाट्सएप बाय ईमेल। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा, आपका मन, व्हाट्सएप ही कर दीजिएगा, कहाँ ईमेल के चक्कर में पड़ते रहो। इस प्रश्न पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हर एक प्रश्न स्पेशली न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप बाई जीमेल पर सेंड करें, सभी लोग जरूर करें। ठीक है भैया। अब आपके लिए हम जरा थोड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। एक तो वो कुछ इस प्रकार है कि अब आपको केवल न्यूमेरिकल नहीं, ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन भी सेंड करना है, और ध्यान रहे बगैर देखे ही करना है आपको। कोशिश करना कि आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बगैर देखे ही सोल्व कर पा रहे हो। देखिए, अगर आप देख के भी इस क्वेश्चन पेपर को करोगे तो क्या मुझे पता लगेगा कि आपने देख के किया? नहीं पता लगेगा ना। लेकिन आप चोरी तो कर रहे हो, एग्जाम में पता लग जाएगा, फिर रिजल्ट में पता लग जाएगा फिर। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को आप पूरी तरह से बगैर देखे ईमानदारी से करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी करने बैठ जाओ। आपको जब लगे कि आपकी तैयारी हो गई है, मैक्सिमम 3 दिन में आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को करके मुझे सेंड करेंगे, क्योंकि 8 दिन के बाद मुझे एक नया पेपर जो कि मैं दूसरा प्रिपेयर करूँगा वो भी लेके आना है। उसको लेवल में थोड़ा और हार्ड करूँगा, ताकि आपको हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन करना केवल वही है जो आपको आता हो चॉइस के साथ, जैसे आप एग्जाम पेपर में करके आओगे। इसके लिए 2-3 फायदे हैं। पहला तो ये, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। आपको ये पता लग जाएगा कि आपका डिफ़िकल्टी पॉइंट कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से कैरी करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले छूना है, कौन से को बाद में छूना है, किसको छोड़ देना है। ये सब आपको एनालिसिस से ही पता लगेंगे। ओके बच्चे, तो ये हमारे द्वारा बनाया हुआ एक मॉडल क्वेश्चन पेपर था। आपको कैसा लगा? न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, बुरे हैं? मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा लगा बच्चे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना हर बच्चे से, ताकि वो हर कोई इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सके। ये मेरी गारंटी है बच्चा कि जिसके इस क्वेश्चन पेपर को बगैर देखे 3 घंटे में सोल्व करने पर 90+ मार्क्स आ गए ना, गारंटेड कि अगर उसको एग्जामिनर ढंग का मिल गया, रियल में एग्जामिनर हुआ पढ़ा लिखा, तो उसके 90+ ही आएंगे, गारंटेड। ओके बच्चा, चलिए फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन पेपर हमें करके दिखाइए भैया। ठीक है नहीं? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।